आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। विक्रांत और सुनीता दोनों को पहाड़ों की वादियों से बहुत प्यार था। जब भी टाइम मिलता वो दोनों घूमने निकल जाते हैं। एक दिन ऐसा ही हुआ। विक्रांत और सुनीता दोनों गर्मी की छुट्टी पर घर से बहुत दूर हिमाचल प्रदेश और वहाँ की वादियों, वहाँ की सुंदरता में जैसे खो ही गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग स्वर्ग में आ गए हों। दिन में पहाड़ों में, जंगलों में घूमकर अंधेरा होने से पहले ही वापस आने को था उनका प्लान, मगर कब अंधेरा हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। ऊपर से उन दोनों ने एक गलत मोड़ ले लिया था। उस घने जंगल में वो लोग खो गए। अब सवाल ये था कि रात इस जंगल में कैसे कटेगा। दोनों जंगल में काफी देर तक इधर उधर भटकते रहे, मगर कुछ भी नजर नहीं आया। बहुत देर तक भटकने के बाद सुनीता ने अपने फोन को निकाल कर देखा, मगर उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा था। जंगल घना होते जा रहा था, दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सुनसान जंगल में हर एक आवाज जैसे बहुत ही डरावनी लग रहे थे। तभी विक्रांत को एक घर दिखा। उस घर के पास पहुंचकर दोनों ने देखा कि वो एक पुराना सा मुसाफिर खाना यानी कि गेस्ट हाउस है। बाहर से तो काफी पुराना दिख रहा था। विक्रांत और सुनीता दोनों उस गेस्ट हाउस के अंदर गए। अंदर जाने के लिए जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला कि दरवाज़ा एक चड़मड़ाहट की आवाज़ के साथ खुला। ऐसा लग रहा था कि जैसे सालों से उस गेस्ट हाउस की साफ सफाई नहीं की गई हो। दोनों ही अंदर जाते हैं तो एक सड़ी गली सी बदबूदार गंध पूरे गेस्ट हाउस में फैली हुई थी। उस गंध ने दोनों को नाक पर उंगली रखने को मजबूर कर दिया। कैसे भी करके सिर्फ रात बितानी थी उन दोनों को। अंदर का सामान जितना भी था सब कुछ टूटा फूटा था। एक कोने में आग जलाने के लिए जगह थी। विक्रांत ने टूटा फूटा सामान एक जगह इकट्ठा किया और अपने जेब से लाइटर निकाल उसे जलाकर थोड़ी देर के लिए उस गेस्ट हाउस में उजाला किया और वहीं पास ही में सोने के लिए लेट गया। वो दोनों काफी थके हुए थे। करीब आधा घंटा के बाद जब उनकी आंख खुली तो उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे किसी के चलने की आवाज आ रही है। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई जंगली बिल्ली वगैरह होगी, मगर फिर वो आवाज कुछ अजीब सी लगने लगी। विक्रांत और सुनीता दोनों ने उठकर देखा, मगर वहां कोई नहीं था कि फिर पीछे से एक आवाज आती है। दोनों पीछे पलटकर देखें तो दीवार पर लिखा था मौत। इतना देखने के बाद डर के मारे दोनों की हालत खराब हो चुकी थी कि तभी घर के बाहर से किसी के हंसने की आवाज आने लगी। तभी विक्रांत बोला, कौन है बाहर? लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आई। विक्रांत की एक और कमजोरी थी, उसे उसके मरे हुए पिताजी बीच बीच में दिखते रहते थे। ये बात विक्रांत ने सुनीता को कभी नहीं बताई थी। विक्रांत ने जब भी अपने पापा को बुलाना चाहा वो उन्हें अपने सामने पाता था। फिर किसी के चलने की आवाज लगातार आती ही जा रहे थे। तभी विक्रांत बोला, कौन हो तुम? इंसान हो? तो इस पर सुनीता बोली, लगता है वो बोल नहीं सकता। एक काम करो विक्रांत, एक इशारा दो जिससे कि वो बता पाए। तो तभी विक्रांत बोला, देखो तुम जो भी हो, मैं कुछ भी पूछूंगा
अगर तुम्हारा जवाब हाँ हुआ तो एक बार सीटी बजाना, और अगर ना हुआ तो दो बार सीटी बजाना। विक्रांत एक सवाल पूछता है, क्या तुम यहीं घर के बाहर हो? तो उधर से एक सीटी की आवाज आती है। तभी विक्रांत फिर पूछता है कि क्या तुम इंसान हो? तो उधर से 2 सीटी की आवाज आती है। इस बार विक्रांत और सुनीता दोनों को लग रहा था कि जैसे वो लोग डर के मारे वहीं अपना दम तोड़ देंगे, क्योंकि इस बार बाहर से 2 सीटी की आवाज आई थी। तभी विक्रांत ने डरते डरते वापस से सवाल किया, क्या तुम अकेले हो? तो इस पर 2 सीटी की आवाज आई। फिर विक्रांत ने कहा, तो फिर कितने लोग हो तुम लोग? तभी ऐसा लगा कि जैसे वहां पर कई सारे सीटी की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे घर के बाहर कोई बड़ा प्रोग्राम चल रहा हो। विक्रांत अपनी आंखें बंद करके अपने पापा को बुलाने लगा, और जैसे ही उसने पापा को इधर उधर पाया तो उसने देखा कि उसके पिताजी इशारा करते हुए उसे घर के बाहर जाने को मना कर रहे थे। तभी काफी अंधेरा हो गया। काफी अंधेरा होने के कारण सुनीता के हाथ में कुछ चिपचिपा सा लग गया हो, उसे ऐसा महसूस हो रहा था। सुनीता अपनी फोन निकालकर उस फोन की रोशनी को इधर उधर दीवार पर घुमाती है तो पाती है कि 10-15 लाशें दीवार पर जैसे चुनवा दी गई हों। किसी के हाथ नहीं थे तो किसी के सिर नहीं थे, किसी का एक पैर निकला हुआ था तो किसी का सिर्फ पीठ ही दिखाई पड़ रहा था। उस दीवार को देखकर सुनीता चिल्लाती हुई घर से बाहर निकल जाती है। विक्रांत उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन विक्रांत की बात नहीं सुनकर वो घर से बाहर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद सुनीता उस घर के दरवाजे पर खड़ी थी और वो विक्रांत को बाहर आने को कह रहे थे। विक्रांत, बाहर आओ, कोई नहीं है यहाँ पर। लेकिन विक्रांत जैसे ही सुनीता से थोड़ा हटकर उसे अच्छे से देखता है तो वो पाता है कि सुनीता की आंखों की पुतली नहीं है। विक्रांत घबराते हुए घर के काफी अंदर चला गया। सुबह होने से पहले वो बाहर नहीं निकला। पूरी रात उसे वही सुनाई दे रहा था, विक्रांत बाहर आ जाओ, देखो सुबह होने वाली है। वैसे वैसे वो आवाजें धीरे धीरे गायब होती जा रही थी। पूरी तरह से सुबह हुई तो विक्रांत घर से बाहर निकलता है, मगर वहां सुनीता कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। काफी देर ढूंढने के बाद एक पेड़ के नीचे सुनीता की लाश मिली। विक्रांत काफी दुखी हो गया। जैसे तैसे उस जंगल से बाहर निकलकर पुलिस को सारी बात बताई तो पता चला कि करीब आज से 30 साल पहले वो गेस्ट हाउस टूरिस्ट के लिए बना हुआ था। रात को वहां आकर वो लोग रुक सकें, इसीलिए वो गेस्ट हाउस था। लेकिन लोकल आदमी और वहां के गैंग मेंबर्स ने मिलकर उस गेस्ट हाउस पर डेरा डाल दिया। वहां पर बहुत ही गलत गलत कामों को अंजाम दिया जाता था। मगर एक दिन वहां के पुलिस ऑफिसर को इस बात का पता चल गया। उन्होंने वारंट निकाला और फिर एनकाउंटर में सारा गैंग मारा गया। उस दिन के बाद जो भी जिंदा आदमी उस गेस्ट हाउस में जाता वो कभी भी वापस नहीं लौटता। भारत सरकार ने वहां टूरिस्टों का जाना बंद कर दिया। उस दिन के बाद विक्रांत ने सुनीता की बॉडी का अंतिम संस्कार किया और घर चला गया। आत्मा के बारे में सोचकर इंसान डर जाता है, लेकिन अब सवाल ये है कि उस गेस्ट हाउस के अंदर भी तो आत्माएं थे,
तो फिर उन्होंने विक्रांत और सुनीता को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? मेरे ख्याल से इसका जवाब ये है कि शायद गेस्ट हाउस के अंदर जो आत्माएं थी वो अच्छी आत्माएं थी और बाहर बुरी आत्माएं थी, इसीलिए विक्रांत गेस्ट हाउस के अंदर रहकर भी सुरक्षित रहा। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। बात है आज से करीब 50-55 साल पहले की। ये उन दिनों की कहानी है जब मेरे दादाजी जवान हुआ करते थे। दादाजी बताते हैं कि उन दिनों गांव देहात में ज़्यादा साधन नहीं हुआ करते थे। लोग यहाँ से वहाँ जाने के लिए बैलगाड़ी या फिर घोड़ा गाड़ी का ही इस्तेमाल किया करते थे। और अगर इस बीच किसी को नदी पार करनी हो तो फिर उन दिनों ब्रिज भी नहीं हुआ करते थे। हालांकि हुआ करते थे मगर इतने नहीं, बहुत ही कम। इसलिए ब्रिज पार करने के लिए लोग ज़्यादातर नौके या फिर बड़ी नावों का ही सहारा लिया करते थे। उन दिनों मेरे दादाजी नाविक हुआ करते थे। नाविक यानी कि जो नौके से लोगों को नदी पार करवाते हैं। दादाजी बताते हैं कि उन दिनों बरसात का मौसम चल रहा था। रह रहकर हर दिन लगातार बारिश होती रहती थी। इस वजह से नदी में पानी भी बहुत था और उन दिनों लोग भी ज़्यादातर कामों से शहर जा रहे थे, क्योंकि उन दिनों बीमारियां बहुत फैल रही थी। किसी को बुखार होता तो कभी किसी को उल्टी, बरसात में जैसा कि आम तौर पर होता ही है। तो इसलिए डॉक्टर के लिए या फिर दवाइयाँ लाने के लिए लोग ज़्यादातर शहर जाते हैं। एक रात की बात है, दादाजी हमेशा की तरह ही उस रात करीब 7:30 बजे के आसपास अपने नौके को नदी के किनारे बांधकर वापस घर की ओर ही लौट रहे थे। अभी उन्होंने अपने नौके को बांधना शुरू किया ही था कि तभी उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे पीछे से किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा हो। वो हाथ जैसे बर्फ की सिल्ली की समान ठंडा था। दादाजी ने तुरंत पीछे घूम कर देखा तो पाया कि एक औरत है। उस औरत ने अपने चेहरे पर घूंघट डाल रखा था। तभी उस औरत ने दादाजी से कहा, भाई साहब, मुझे नदी पार करवा दीजिए। मेरा बच्चा बीमार है, बस उसके लिए दवाई लेकर वापस आना है। दादाजी वैसे तो रात के समय, वो भी इतनी रात गए, किसी को नदी पार नहीं करवाते हैं, मगर क्योंकि वो औरत लाचार थी और उसका बच्चा बीमार था तो दादाजी को दया आ गई। उन्होंने सोचा क्यों ना बस एक आखिरी सवारी को नदी पार करवा ही दिया जाए और फिर वापस लेकर अपने घर लौट जाएंगे। जिसके बाद दादाजी ने अपने नाव खोला और फिर उस औरत को बिठाकर नदी पार कराने की ओर आगे बढ़ चले। जैसा कि बरसात का मौसम था तो नदी में काफ़ी पानी था। ऊपर से अब धीमी धीमी बारिश भी शुरू हो चुकी थी। दादाजी को डर था कि कहीं ये बारिश तूफान का रूप ना ले ले, मगर बारिश अभी धीमी ही थी, इसलिए दादाजी जल्दी जल्दी चप्पू चलाने लगे। चप्पू चलाते हुए दादाजी ने एक नज़र उस औरत की तरफ देखा। वो औरत चुपचाप नाव के दूसरी तरफ बैठी हुई थी। शायद बेचारी को अपने बच्चे की फिक्र हो रही होगी। ये सोचकर दादाजी ने जल्दी जल्दी हाथ चलाने शुरू कर दिए। जल्दी जल्दी चलते चलते दादाजी ने महसूस किया कि बारिश अब थोड़ी और भी ज़्यादा तेज हो चुकी है। चलते चलते वापस से उनकी नज़र उस औरत की तरफ गई तो उन्होंने देखा कि उस औरत के चेहरे पर से अब घूंघट हट चुका है। शायद हवा की वजह से हट गया होगा और उस औरत को ध्यान नहीं रहा होगा।
दादाजी ने उसके चेहरे को देखने की कोशिश की, मगर अंधेरा काफ़ी था, जिस वजह से दादाजी उसका चेहरा साफ तौर पर देख नहीं पा रहे थे। मगर वो इतना ज़रूर समझ पा रहे थे कि वो औरत बहुत ही गोरी चिट्टी है। उसका चेहरा जैसे उस अंधेरे में भी चमक सा रहा था। खैर, दादाजी ने चप्पू चलाते चलाते नाव को उस किनारे पर ले जाकर रोका और फिर उस औरत से कहा, यहाँ तो और कोई नाव दिख नहीं रही, आपको वापस उस पार जाना है क्या? तो इस पर उस औरत ने कहा, हाँ बस आप यहीं रुकिए, मैं भी कुछ ही देर में दवा लेकर आती हूँ। दादाजी ने अपना सिर हाँ में हिलाया। फिर वो औरत नाव से नीचे उतरकर शहर की तरफ दवा लाने चली गई। दादाजी ने इधर उधर देखा, वहाँ आसपास कोई नाव नहीं था, बिल्कुल सुनसान। बारिश भी अब थोड़ी थोड़ी तेज हो रहे थे। उन्हें डर था कि अगर बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो गई तो फिर उन्हें सर बचाने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी, और यहाँ आसपास तो कोई घर भी नहीं दिख रहा, सिर्फ एक घाट है। खैर, कुछ ही देर में वो औरत वापस आ गई। उन्होंने वापस से दादाजी को चलने को कहा। दादाजी उस औरत को लिए वापस से अपने गांव की ओर चल दिए। इस बार ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो औरत थोड़ी अजीब सी लग रही हो। उसका चेहरा भी कुछ अजीब सा हो गया था। उसकी आंखें उस अंधेरे में भी जैसे चमक सी रहे थे। दादाजी को समझ नहीं आया कि आखिर ये कैसे हो सकता है। एक इंसान की आंख चमक कैसे सकती है? उस औरत की आंख धीरे धीरे लाल पर लाल होती जा रहे थे, जैसे कि लाल बत्ती जल रही हो। वो बत्ती की रोशनी, या फिर ऐसा कहें कि वो आंख की रोशनी इतनी तेज थी कि उसके सिर पर घूंघट होने के बावजूद भी उसकी आंख दादाजी साफ तौर पर देख पा रहे थे। दादाजी को अब कुछ ना कुछ गड़बड़ लगने लगी थी। उन्होंने जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाने शुरू कर दिए। तभी उस औरत ने दादाजी से कहा, आपको डर नहीं लगता? इतनी रात गए आप नाव चलाते हैं? तो इस पर दादाजी ने कहा, नहीं, मुझे डर नहीं लगता। दादाजी कोशिश कर रहे थे कि जितना हो सके वो चुप रहें और उस औरत से बात करने की कोशिश ना करें, मगर वो औरत सवाल पर सवाल किए जा रहे थे और दादाजी बस हाँ हूँ में जवाब दे रहे थे। थोड़ी देर चलने के बाद नाव उस किनारे पर पहुंच गई। दादाजी ने उस औरत को उतरने को कहा। उस औरत ने नाव से उतरना शुरू किया। वो जैसे ही नाव से उतरने लगी तो इस घाट पर जहाँ पर नाव को बांधा जाता था वहाँ पर एक लालटेन जल रहे थे। दादाजी ने उस लालटेन की रोशनी में उस औरत के पैर देखे तो दादाजी के जैसे सर से पैर तक उनका पूरा शरीर कांप गया, क्योंकि उस औरत के दोनों पैर उल्टे थे, यानी कि पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। मगर दादाजी ने उस औरत को ऐसा नहीं जताया कि वो उसके पैर देख चुके हैं। वो बस चुपचाप वापस से अपना नाव बांधते रहे। नाव बांधकर उन्होंने वापस पीछे पलट कर देखा। वो औरत वहाँ पर कहीं नहीं थी, मगर वहाँ पर दादाजी के पैसे नीचे ज़मीन पर पड़े हुए थे। दादाजी ने उन पैसों को भी नहीं उठाया। उन्होंने उन पैसों को वापस से नदी में फेंक दिया और फिर भागते हुए अपने घर पहुंच गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।